नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठ जियो स्टोरीज में। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया और ईरान के बीच में चाबार पोर्ट को लेके एक डील हुई है। अभी ये डील जो हुई है, ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पे गए थे, अपने ईरानियन काउंटर पार्ट से मिले और 10 साल का एक्सटेंशन मिल गया है इंडिया को उस पोर्ट को यूज़ करने के लिए। तो जब ये पोर्ट बना था तब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि यहाँ पे एक कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का रास्ता निकलता है थ्रू ईरान। उसे यूज़ करके मिडल ईस्ट तक अपनी रीच रखने का, मिडल ईस्ट तक अपना एक रास्ता बनाने का एक इंडिया का सपना था। क्योंकि पाकिस्तान तो अपने जो हमारा पीओके है, जो उन्होंने कब्जाया हुआ है, वहाँ से रास्ता देता नहीं है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ से। और ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ लगती है, बॉर्डर शेयर करती है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इनसे डायरेक्ट डील इंडिया कर नहीं पाता पाकिस्तान, क्योंकि हमें रास्ता देता नहीं है। अफ़गानिस्तान नहीं जा पाता। तो इसके लिए चाबहार पोर्ट हमें गेट भी लग रहा था कि हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाएंगे और हमारे लिए रास्ता यहाँ के लिए खुल जाएगा। पर हुआ क्या, उसके बाद ट्रंप आ गए, बराक ओबामा के बाद वो न्यूक्लियर डील रद्द हो गई। उसके बाद हुआ क्या कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि ईरान को अपना पूरी तरह से ये बंद करे न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे और सैंक्शंस तभी हटेंगे। पर ईरान माना नहीं इस बात को। तो अभी हाल फिलहाल में मैं इस न्यूज़ की बात क्यों कर रहा हूँ और इतने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा हूँ, तो अभी क्या है, रिसेंटली एस जयशंकर वहाँ पे गए थे और इसके साथ ही उन्होंने बात करी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। तो अब ये आगे बात करते हैं। तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो बेसिकली इंडिया से जाएगा अरेबियन सी में, अरेबियन सी से ईरान होके, अजरबैजान होके ये रास्ता ऐसे रशिया की तरफ निकल जाएगा। तो इससे हमारी जो कनेक्टिविटी है इधर हमारा ब्लैक सी वगैरह में और रशिया में अच्छी हो जाएगी, और इधर अजरबैजान के थ्रू होके इधर मिडल ईस्ट में वगैरह में भी हो जानी थी, जो कि पहले का हमारा प्लान था जब चाबहार पोर्ट हमने डेवलप कर रहे थे और हमारी अजरबैजान से और कंट्रीज से अच्छे रिलेशनशिप थे। अभी तो आपको पता ही होगा कि हम आर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, तो अजरबैजान के साथ हमारे रिलेशनशिप कोई ख़ास अच्छे हैं नहीं। वैसे भी अजरबैजान ईरान से ज़्यादा तुर्की के साइड ज़्यादा लेता है, तो वो एक अलग इशू है, उसमें कभी फिर बाद में बात करेंगे। तो ये कॉरिडोर था जो इंडिया चाहता था कि जिसके थ्रू हम अपनी रीच एशिया के इंटरनल हिस्सों तक भी लेके जाए। पर फिर बाद में सैंक्शंस लग गए तो उसका कुछ हो नहीं पाया। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा इसका अल्टरनेटिव अभी रिसेंटली अमेरिका ने और इंडिया ने और बाकी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनने मिल के निकाला था और एक आई मैक कॉरिडोर का सजेशन दिया था। आई मैक कॉरिडोर का सजेशन क्या दिया था, आई मैक कॉरिडोर अप्रोक्सीमेटली फाइनलाइज हो गया था। और जैसे ही फाइनलाइज होता है विद इन अ वीक इसराइल और पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन क्या गाज़ा की जो है आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपको पता है कि ईरान जो है ये फंड करता है, हुतीस को भी ये फंड करता है, इधर हिजबुल्ला है उनको फंड करता है, और जो हमास बैठा हुआ है पैलेस्टाइन में यानी गाज़ा में उसको भी ईरान ही फंड करता है। तो आई मैक कॉरिडोर मैं आपको दिखा देता हूँ। आई मैक कॉरिडोर ऐसे था कि इंडिया से अरेबियन सी से होके यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया के बीच में जॉर्डन आता है, जॉर्डन से फिर हाइफा, जो इसराइल का पोर्ट हाइफा है, अभी रिसेंटली वहाँ एक पोर्ट में अडानी ने भी इन्वेस्टमेंट की है। तो वो सब कुछ मेरे ख्याल से पहले से ही प्लान था और ये बस अनाउंसमेंट की देर थी। फिर उसके बाद में वहाँ से इंडिया मेडिटेरियन सी होके फ्रांस और इटली के थ्रू यूरोप तक अपनी पहुँच बना सकता है, और यहाँ से इसराइल के थ्रू होके इंटरनल पार्ट्स जो हैं एशिया के वहाँ तक भी जा सकता है। तो ये था आई मैक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो ये एक तरह से अल्टरनेटिव माना जा रहा था जो हमारा कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर उसका।
तो आईमैक कॉरिडोर जैसे ही फाइनलाइज होता है और ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट्स पे बैठ के बात कर रही थी, तो विद इन ए वीक वहाँ पे इसराइल और हमास की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो आज तक लटकी हुई है। और ये कितना टाइम लंबा चलेगा समझ नहीं आ रहा। जब तक ये लड़ाई होती रहेगी ये कॉरिडोर बन नहीं सकता, क्योंकि इसराइल के साथ में अगर सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जो कंट्रीज़ हैं आईमैक कॉरिडोर के थ्रू अपने रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी, तो ईरान से ईरान का प्रेशर आएगा और बाकी ओपेक कंट्रीज़ का प्रेशर आएगा कि पैलेस्टाइन का इशू फंसा हुआ है और फिर भी आप रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कर रहे हो इसराइल के लिए। तो वो एक रिलीजियस मैटर हो जाता है। चलो उसके बारे में बात फिर कभी करेंगे पूरी तरह से। तो अभी हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे विदेश मंत्री गए क्यों? तो विदेश मंत्री गए कि लगातार रेड सी के अंदर मर्चेंट शिप्स थी उनके ऊपर हमला करने लग रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मर्चेंट शिप पे हमला किया, बहुत को डैमेज किया। कोई बहुत बड़ा डैमेजेस तो हुए नहीं, छोटी मिसाइल्स या ड्रोन से, पर फिर भी ये जो ट्रेड को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी थे। बेसिकली ईरान चाहता था कि प्रेशर बनाया जाए इसराइल के ऊपर ताकि वो इस वॉर को रोके। नहीं तो जो उनके एसेट्स हैं, एसेट्स ही हैं ईरान के, हूतीज़ और सिमिलरली हमास, तो हमास ख़त्म हो जाएगा तो एक एसेट ख़त्म हो जाएगा उधर। और जो एक बहुत बड़ा इशू है पैलेस्टाइन का, वो इशू ऑलमोस्ट ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये ईरान को पता है। तो इस वॉर को रोकने के लिए, हमास को बचाने के लिए, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स थी। बट इसमें हुआ क्या कि इंडिया के भी मर्चेंट शिप जो होते हैं वो डैमेज हुए, ट्रेड डिस्टर्ब हुआ। अभी इंडिया चाहता नहीं है, वैसे भी चुनाव का टाइम आ रहा है, कि ये ट्रेड डिस्टर्ब हो, ऑयल के प्राइसेस या फिर और आइटम्स के प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएं, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस शूट अप होंगे तो बाकी जितने भी डेली यूजेस के सामान हैं वो अपने आप शूट अप हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उधर से यूएस ने पेंटागन ने बोला कि वे जो अटैक्स हो रहे हैं इंडियन शिप्स पे और मर्चेंट शिप्स पे, ये ईरान कर रहा है, क्योंकि हूतीज़ जो बैठे हुए हैं वहाँ से, और ये जो अभी रिसेंट हमले हुए थे अरेबियन सी में, वो बहुत दूर हो जाता है। तो ये पॉसिबल था नहीं कि वहाँ से हूतीज़ इतनी दूर ड्रोन ले जाके इन मर्चेंट शिप्स के ऊपर हमला कर सके। तो डायरेक्टली दो देश बसते हैं, या तो ईरान या पाकिस्तान। तो यूएस का पेंटागन का मानना था कि ईरान ने ये ड्रोन अटैक्स किए हैं टैंकर शिप के लिए, पर इंडिया इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता है। इंडिया बोलता है कि हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे। और डायरेक्टली ना उस पर रिपोर्ट पे कोई ख़ास जवाब आता नहीं है, कोई ऑफिशियल बयान भी नहीं आता है, वो बात आई गई हो जाती है। उसके बाद जो तेहरान है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है कि भाई यूएस जो है वो, यूएस के क्लेम जो हैं वो फॉल्स हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये जो लास्ट अटैक हुआ था ये ऑलमोस्ट जो है इंडियन कोस्ट के पास हुआ था, बल्कि इंडियन इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हुआ था। तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी कि इतनी दूर ड्रोन आके हमला कर गया और हमें पता भी नहीं चला, हम ट्रैक भी नहीं कर पाए। तो तिरहान ने बेसलेस कर दिया, क्योंकि उनके इंडिया के साथ अभी तक तो ऑलमोस्ट नॉर्मल रिलेशनशिप ही है, पर उन रिलेशनशिप को वो ख़राब नहीं करना चाहता। तो उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ टाइम के बाद में जब बात थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो तेहरान जाते हैं। तेहरान में अपने काउंटर पार्ट के साथ बात करते हैं और वहाँ पे चाबहार के ऊपर कोई छोटी मोटी डील कर देते हैं जो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस रखती नहीं है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ से जो हम ट्रेड चाहते हैं, जो ट्रेड वो हो नहीं सकती अभी, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और बाकी देशों के साथ अज़रबैजान के साथ में हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। तो ये कितना सक्सेसफुल होता ये मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे उसके बारे में हमें ज़्यादा पता चलेगा। तो ये वहाँ पे जाते हैं, अपने काउंटर पार्ट के साथ में बात करते हैं, वापस आते हैं, और आते के साथ ही होता क्या है, तिरहान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर हमला किया क्यों? तो होता क्या है कि
इस स्ट्राइक से पहले जो कासिम सुलेमानी है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर था ईरान का, ड्रोन स्ट्राइक में डेथ हो गई थी, यूएस ड्रोन स्ट्राइक में, और ट्रंप ने उसको पब्लिकली क्लेम भी किया था। तो उसको याद करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता है। अभी बलूचिस्तान 2 प्रोविंस हैं, एक पाकिस्तान की तरफ है, एक ईरान की तरफ है, और दोनों ही लोग अपने अपने देश से अलग होके एक इकट्ठा बलूचिस्तान नाम का देश बनाना चाहते हैं। तो जो ईरान की तरफ है, ईरान की तरफ थोड़ा कम है, पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो जो ईरान की तरफ है, वहाँ के जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो टेररिस्ट ग्रुप बना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वाले जो हैं वो टेररिस्ट ग्रुप बना के बैठे हुए हैं ईरान में। और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ उनको यूज़ करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं अपने अपने देशों में, और जब भी ज़रूरत होती है प्रेशर टैक्टिक्स के लिए एक दूसरे पे हमला कराते रहते हैं। तो ये इनका नॉर्मल बिहेवियर है। तो ये स्ट्राइक करी और ईरान ने क्लेम किया कि भाई हमने ये जो बलूचिस्तान वाले हमारे प्रोविंस के जो जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, हमने उनको ऊपर बॉम्ब कर दिया है, उनके टेररिस्ट कैंप्स को। उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी कर दिया BLA के पे। अभी ईरान तो ये कहता है कि वहाँ पे 4 बच्चे मारे गए, 2 औरतें मारे गए और 3 सिविलियंस और थे वो मारे गए। पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा हमने नुकसान पहुँचाया BLA को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। मगर सच कभी सामने आएगा नहीं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस बात को यहीं पे रहने देते हैं। अभी बहुत लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं, ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। सभी न्यूज़ पेपर्स हैं और न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं, डिफेंस एनालिसिस है वो भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया ईरान के साथ में ऑयल इंपोर्ट शुरू कर दे। और मुझे पता है इसका ऑफिशियली कुछ आना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे अमेरिका ने प्रेशर बनाया था इंडिया के ऊपर कि आपको रशिया से तेल नहीं लेना है, इंडिया ने रशिया से तेल लिया। उन्होंने कहा कि हम आपको टैंकर्स यूज़ नहीं करने देंगे, तो रातों रात नई कंपनीज खड़ी हो गए, टैंकर्स भी आने लगे। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको आपके टैंकर्स को इंश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादातर यूरोप की हैं, कि अगर आपका तेल वगैरह गिर जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है उसके साथ में, तो उसमें प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई सामने। तो इस तरह से रास्ते निकल गए। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि ऑफिशियली इंडिया कुछ कहने वाला है इस ऑयल इंपोर्ट्स के। पर ये ऑयल इंपोर्ट्स में अगर आप देखो तो एक तीर से काफ़ी शिकार होंगे। इधर रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल देना बंद कर दिया था, तो वो जो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा था वो रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से। ईरान से अगर हम तेल लेते हैं चुपचाप, तो हुतीज उसके ऊपर हमला करेंगे नहीं, तो इंडिया की जो ऑयल सप्लाईज हैं वो सिक्योर हो जाएंगी। और यूएस को हम कभी बताएंगे नहीं, वही बार्टर सिस्टम में कि आप हमसे ये चीज़ ले लीजिए, बदले में हम आपसे ऑयल ले लेंगे। उस पर इंडिया चलता रहेगा, डॉलर्स में पेमेंट होगी नहीं, डॉलर को बार्टर सिस्टम से या रुपी से बाईपास कर दिया जाएगा। अभी ये जो चाबहार पोर्ट की डील हुई है, इसके बाद जो ये स्ट्राइक हुई थी ईरान की तरफ से पाकिस्तान में, तो इंडिया ने ऑफिशियल बयान दिया था और कहा था कि ईरान को अपनी सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का हक है, और ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ईरान को परेशान करते हैं, इसलिए उन्होंने ये स्ट्राइक की है। तो मतलब बेसिकली उस ऑफिशियल बयान में ये नहीं था, बट उसका कहने का सेंस यही बनता था। तो इंडिया ने ईरान को सपोर्ट कर दिया था। तो इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस पास की डॉक्टर एस जयशंकर ने कि ये पाकिस्तान साइड से हुआ है। और बेसिकली अभी हो क्या रहा है कि पाकिस्तान आपको पता है वैसे भिखारी देश है, पैसे हैं नहीं। तो अभी आसिम मुनीर वगैरह जो है इधर गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे उनको यही कहा होगा कि हमारे इधर बहुत सारे अमेरिका के बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं, इधर यूक्रेन में खुला हुआ है, इधर इसराइल में खुला हुआ है हमास के साथ में, और उधर चाइना के लिए, इधर जापान वगैरह साइड में ताइवान के लिए भी उनकी फोर्सेस वहाँ पे लगी हुई है। तो यूएस मिलिट्रीली बहुत ज़्यादा अंगेज्ड है। तो वो ये नहीं चाहता था कि ईरान के साथ भी ये जो रेड सी वाला एरिया है ये एक फ्रंट और खुल जाए। है नहीं, नेवी बहुत बड़ी है अमेरिका की,
वन ऑफ द बिगेस्ट नेवी है, कई देशों की मिला के इतनी बड़ी नेवी नहीं है, बट फिर भी अमेरिका कहाँ कहाँ जाके कितने फ्रंट पे लड़ सकता है। यूएस चाहता था कि ईरान अंगेज हो जाए पाकिस्तान बॉर्डर पे और इधर की तरफ कम ध्यान दे। अभी देखो कितना अंगेज होता है, आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं दोनों देशों के बीच में, ईरान और पाकिस्तान के बीच में, तो वो देखने वाली बात होगी। अभी हम बात करते हैं एक पुरानी बात के बारे में, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इसका अभी खेला फिलहाल के सिनेरियो में कोई लेना देना नहीं है। कि जियो पॉलिटिक्स हम ट्रूली जब बोलते हैं, सारा खेल इंटरेस्ट का है। 2008 में ONGC विदेश जो है, और इन्होंने कुछ ब्लॉक्स वहाँ पे एक्सप्लोर किए थे ईरान में, और वहाँ पे गैस और ऑयल निकाल दिया था कि भैया यहाँ पे गैस ऑयल है। और ईरान ने भी कहा था कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात आएगी और ये डील की बात आएगी तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे। बट जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे और इंडिया ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया, तो उन्होंने ये क्या किया, ONGC की इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद में, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वहाँ पे एक्सप्लोरेशन में, उनसे वो डील छीन के लोकल कंपनी को वो डील पकड़ा दी थी। तो ऐसा ही होता है सारा का सारा, ये जो खेल है कोई दोस्ती वोस्ती का है नहीं किसी भी देश के साथ में, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सब अपने लोगों का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। तो जब तक वो होता रहता है तब तक सब ठीक है, रिलेशनशिप नॉर्मल है। जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, वहाँ पे आपकी जहाँ होती है, जहाँ पर भी आपके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वहाँ पे आपके रिलेशनशिप खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।